This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पास्ट पेपर्स की डिस्कशन है आज हमारी। अपने आज के लेक्चर में हम पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से डिस्कशन करते हैं। जो जो क्वेश्चंस आए, ऑटम 20 में एक क्वेश्चन आया था जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एक लीगल टर्म है, क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये बहुत पहले एक पास्ट पेपर में ही क्वेश्चन आया था, तो फिर ये ऑटम 20 में रिपीट हुआ। ऑल्दो ये हमारी बुक में नहीं है, लेकिन इस तरह भी हो जाता है। चेक करें, आपके पहले एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और वही रिपीट हो गया। तो ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, लैटिन। तो समथिंग इन रिटर्न इसका मतलब होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपको याद है कॉन्स्टिट्यूशन का इजी सा मतलब एक बताया हुआ आपको, बहुत इजी सा, आसान सा, शॉर्ट सा। गिव एंड टेक, something which is to be given and something which is to be taken in return. So ये पहली ही ऑप्शन करेक्ट है, जो बाकी वाली ऑप्शंस है वो करेक्ट नहीं है। इसके बाद सुप्रीम 20 का एक क्वेश्चन है, केस स्टडी है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। Munir wanted to complete his bachelor's degree from Europe. His paternal uncle Furqan Butt had promised him to pay rupees 2 million by way of a gift. अल्फाज के ऊपर जरा गौर कर लीजिए। प्रॉमिस टू पे एन अमाउंट एज अ गिफ्ट। At the time of his admission to a college in Europe, after getting admission to one of the renowned colleges in Europe, Munir asked Furqan Butt to pay him rupees 2 million as promised. However, Furqan Butt refused to pay the amount and Munir filed a suit against Furqan Butt for the enforcement of his promise. सिचुएशन आपके सामने है, रिक्वायरमेंट जरा देख लें। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच मुनीर मे बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम फुरकान बट। अभी एक लेटेस्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन वाला, कि एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन वॉइड है। लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी। उनमें पहली ही एक्सेप्शन थी एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सो अगर मुनीर मिस्टर फुरकान बट से जो प्रॉमिस्ड अमाउंट है वो रिकवर करना चाहता है, तो उसे वो कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी, वो साबित करना पड़ेगा। अगर आपको याद आ रही हो जरा क्विकली बताएं। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेसिस पे अमाउंट की रिकवरी की क्या शराइत थी? कम ऑन जी, शाबाश। नंबर 1, रिटर्न होना चाहिए एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और पार्टीज के बीच में नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप होनी चाहिए, और एग्रीमेंट नेचुरल लव की बेसिस पे बनाओ। तो अगर इस केस में मिस्टर मुनीर ये साबित कर दे कि ये शराइत पाई जा रही थी, ये कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, तो वो फुरकान बट से अमाउंट रिकवर कर सकता है। ओके हो गया जी। वैसे बाय द वे हमने एक और पॉइंट भी पढ़ा था, कंप्लीटेड गिफ्ट वाला। लेकिन आपको याद है मैंने कहा था कि कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब है कि जो गिफ्ट डोनर ने डोनी के हैंड ओवर कर दिया हो, तो वो भी विदाउट कॉन्सिडरेशन वैलिड हो जाता है। तो इस केस के अंदर
गिफ्ट कंप्लीटेड नहीं है बल्कि प्रॉमिस्ड है। तो इसका मतलब है कि मुनीर अमाउंट की रिकवरी के लिए जिस प्रोविजन को बेस बना सकता है वो एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव वाली प्रोविजन है। ओके जी। सेकंड क्वेश्चन ऑटम 16 का, और ये क्वेश्चन है कि मिसेस इकराम वाज सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटीज पॉश लोकेलिटी। Her grandfather Nadeem had promised to pay her rupees 1 million by way of a gift for the purchase of the house. After finalizing the deal with one of the estate brokers, Mrs. Ikram asked Nadeem to pay her rupees 1 million as promised. अब इसकी भी लैंग्वेज देख लें। सिर्फ प्रॉमिस किया गया है। वेल, और रिश्ता देख लें इनमें क्या है। ग्रैंडफादर है जिसने मिसेज इकराम के साथ एग्रीमेंट किया है, अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ, मिसेज इकराम के साथ। तो बाद में क्या हुआ जी, जब मिसेज इकराम ने कहा दादाबू के दें पैसे ताकि वो जो प्रॉमिस्ड 1 मिलियन थे, जब वो पैसे नहीं मिले तो मिसेज इकराम फाइल्ड अ सूट against her grandfather Nadeem for the enforcement of the promise made by him under the provisions of the Contract Act 1872. Advise under what circumstances Mrs. Ikram would be able to recover the amount from Nadeem. जी स्टूडेंट्स, किन सर्कमस्टांसेस के तहत किस चीज को बुनियाद बना के मिसेस इकराम वो पैसे रिकवर कर सकती है मिस्टर नदीम से, अपने ग्रैंडफादर से? जी बिल्कुल, वंस अगेन ये वो एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला ही केस है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग दुरुस्त जवाब दे रहे हैं। तो लेकिन वो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी कि रजिस्टर्ड हो, रिटर्न फॉर्म में हो, नेचुरल लव की बेसिस पे, और नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप तो है ही है ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर के बीच में। इसके बाद जनाब स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन है। In case of each of the following situations, state the conditions as specified under the Contract Act 1872 which must be fulfilled to make a binding contract. देखते हैं जी, इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहला नंबर 1, in February 2014 Raheel promised to pay rupees 3 lakh to Sameer against a debt of rupees 5 lakh which was due for payment in March 2010. जरा टाइमिंग के ऊपर गौर कीजिएगा। असल में डेट मार्च 2010 में पेएबल था, नहीं दिया मार्च 2010 में, और फिर क्या हुआ, 3 साल गुजर गए, बल्कि 4th ईयर भी आ गया। तो जब डेट ऑफ डिफॉल्ट के बाद 3 साल के अंदर अंदर लोन की रिकवरी के लिए सूट फाइल ना किया जाए तो उस डेट को भला क्या नाम दिया था हमने, याद है आप लोगों को? टाइम बार डेट। तो ये डेट टाइम बार हो चुका है। अब फरवरी 2014 में डेटर ने प्रॉमिस कर लिया कि वो समीर को, क्रेडिटर को 3 लाख देगा। अब आप याद कीजिए प्रोविजन, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट वाली। कौन सी शराइत थी भला, गेस कीजिए। एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट में शराइत कौन सी थी कि जिसमें टाइम बार डेट वंस अगेन रिकवरेबल हो जाता है?
सो ये है जी आपका आंसर, ये यहां तक। अगर साबित कर दिया जाए कि ये रिटन है, साइंड है, या यूं कह लें कि उस डेटर से टाइम बार्ड होने के बाद रिटर्न प्रॉमिस करवा लें, उसके सिग्नेचर करवा लें, और ये डेट कौन सा था जो टाइम बार्ड हो चुका था, फिर चाहे होल अमाउंट की पेमेंट करने का वो वादा कर ले डेटर, या किसी एक पार्ट यानी होल अमाउंट की बजाय पार्ट पेमेंट करने का वादा कर ले, तो ये वैलिड हो जाएगा। और वंस अगेन जो क्रेडिटर है वो डेटर से ये अमाउंट रिसीव कर सकता है। तो ये आपने जो प्रोविजंस हैं इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है, इसके आंसर में। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, शाजिया promised to pay rupees 1 lakh to her brother Rauf on account of his university fees for 3 years। जी गैस कीजिए कहां से बन के आया क्वेश्चन, किससे रिलेट कर रहा है। शाजिया बहन है रऊफ की, बहन ने भाई से प्रॉमिस किया है कि वो 1 लाख रुपया अदा करेगी यूनिवर्सिटी फी। जबरदस्त जनाब, वेरी गुड। तो अगर मिस्टर रऊफ इस पेमेंट को एनफोर्स करना चाहता है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर ये बनाया जाना है, तो इसके लिए वही वाली शराइत फुलफिल करना जरूरी है, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली जो शराइत है, रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, नेचुरल लव की बेसिस पे बनाया गया हो, और नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप हो पार्टीज के बीच में। इसके बाद स्प्रिंग 2012 का एक सवाल है कि तारिक प्रॉमिस टू पे ताहिर फॉर हिज सर्विसेज व्हाटएवर अमाउंट तारिक माइट थिंक रीजनेबल। इन लफ्जों पर जरा गौर कर लें, शायद आपके माइंड में रेलिवेंट प्रोविजन आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में एक पॉइंट आपको पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्टन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वाजे, रियल होनी चाहिए। याद आ रही है जी प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड तब होती है कि जब सर्टेनिटी हो, क्लैरिटी हो। जैसे वाजे तौर पे आप बात करें कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे उसके बदले में आपको 2 लाख मिलेंगे, तो ये एक सर्टन अमाउंट है। लेकिन इस केस स्टडी में क्या है कि अमाउंट जो तारिक मुनासिब समझे, तो जनाब ये अनसर्टन है, ये अनसर्टन कॉन्सिडरेशन है, इमेजिन इल्यूजरी सॉर्ट ऑफ कॉन्सिडरेशन है ये। तो ताहिर इज नाउ डिससेटिस्फाइड विद द अमाउंट पेड बाय तारिक। अब ताहिर को पेमेंट हुई तो है तारिक की जानिब से, लेकिन ताहिर साहब जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं। सो एक्सप्लेन वेदर ताहिर कैन सू तारिक। जी कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर करें। वैसे लीगल प्रोविजन मैंने बताई दी आपको, रेलिवेंट जो है। नो, सूट फाइल नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि अनसर्टन कॉन्सिडरेशन की बुनियाद पे वो एग्रीमेंट ही दुरुस्त नहीं था। यही तो हमने पढ़ा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है कि जब ना सिर्फ कॉन्सिडरेशन हो, बल्कि लॉफुल भी हो, बल्कि सर्टन भी हो, वाजे हो। तो इस केस के अंदर वो वाजे और क्लियर और सर्टन नहीं थी, लिहाजा जितने मिल गए उसी के ऊपर सब्र शुक्र करें। इसके बाद ऑटम 11 का क्वेश्चन, A was badly in need of money and offered to sell his motorcycle worth rupees 50,000 to B for rupees 10,000। 50,000 रुपए वर्थ है मोटरसाइकिल की, लेकिन उसे सिर्फ 10,000 रुपए में बेचने का एग्रीमेंट कर लिया उसने। B accepted the offer, but before the motorcycle could be delivered, A received another offer for rupees 35,000 and sold the motorcycle। अब जाहिर सी बात है
35,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 10 के बदले में तो फिर नहीं बेचेगा ना, तो उसने रिफ्यूज कर दिया। ए रिफ्यूज टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। अब जरा आप देखिए, उसने जो रिफ्यूजल की है तो उसमें बुनियाद किसको बनाया है? इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को, कि जी चूंकि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं था। तो गैस कीजिए, इज ए लाइबल टू बी फॉर डैमेजेस? अगर ये ब्रीच कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो क्या ए डैमेजेस अदा करने के लायबल है मिस्टर बी को? जबकि हमने एक प्रोविजन पढ़ी थी एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन के बारे में। ये देख लें जी, ये प्रोविजन पढ़ी थी हमने, और एग्जांपल भी यहां पे देखें कोर्ट की थी कि कॉन्सेंट अगर फ्री है दोनों पार्टीज के बीच में, तो फिर चाहे कंसिडरेशन कम ही क्यों ना हो, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कंसिडर किया जाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया गया तो जो एग्रीव पार्टी है वो गिल्टी पार्टी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। जी, तो क्या जवाब होगा भला इसका? इज ए लाइबल टू बी फॉर डैमेजेस का जवाब क्या होगा? हम अपने आंसर को शुरू यहां से करेंगे। यस, ए इज लाइबल टू बी फॉर डैमेजेस। तो ये तो हो गया हमारा आंसर, डिसीजन ऑफ द केस। अब जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन हमने कोट करनी है, हेडिंग देंगे लीगल प्रोविजन, और उस हेडिंग के अंदर ये वाले अल्फाज लिखेंगे यहां से लेके यहां तक, ये सारे अल्फाज। तो मिस्टर ए इज लाइबल टू मिस्टर बी फॉर डैमेजेस, क्योंकि फ्री कंसेंट है। मिस्टर ए को मिस्टर बी ने कोई मजबूर नहीं किया था, बी ने कोई प्रेशराइज नहीं किया था, कोई कोर्जन, कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया था बी ने ए को कि तुम अपनी बाइक मुझे बेचो। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं की गई थी, खुद उसने ऑफर की थी 50 की बजाय 10,000 रुपए में बेचने के लिए। तो लॉ कहता है कि कॉन्सिडरेशन चाहे इनएडिक्वेटी क्यों नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता है। तो इनएडिक्वेसी की बुनियाद पे ये वॉइड नहीं हुआ करता। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, स्प्रिंग 2011 का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। Kareem borrowed rupees 5 lakh from Bashir in 2002. The debt became time barred under the limitation law. However, Kareem met Bashir in 2009. जरा ये years भी अंडरलाइन कर लें, और ये वाले अल्फाज तो खास तौर पे, एंड वर्बली एक्नॉलेज्ड हिज लाइबिलिटी। वर्बली एक है his liability to the extent of rupees 3 lakh. Can Bashir hold Kareem liable? जी कमन स्टूडेंट्स, गेस द आंसर। एक तो वाज़ेह तौर पे हमें इस केस स्टडी से नजर आ रहा है कि ये टाइम बार डेट से रिलेटेड है, टाइम बार डेट। और टाइम बार डेट की रिकवरी के लिए जो शरायत आपने पढ़ी थी वो भला कौन सी थी? अभी इससे पहले भी इस किस्म का क्वेश्चन गुजर चुका है। एक तो ये प्रॉमिस रिटर्न हो और डेटर के साइन करवा लें, तो फिर चाहे पार्ट पेमेंट ही मिल रही है आप उसे गनीमत जाने, अगर होल पेमेंट नहीं भी मिल रही है आपको। सो इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि अल्फाज लिखे हुए हैं वर्बली एक्नॉलेज, तो ऑप्शन में से देखिए कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होगी फिर? जी
जी आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड, सब के सब। तो ये सी ऑप्शन है जी इसकी। नो, बिकॉज इट इज नॉट अ रिटन एंड साइन प्रॉमिस। वेरी गुड, आगे चलें। ऑटम 2009 का क्वेश्चन है, describe the circumstances under which an agreement made without consideration is considered valid and binding under the Contract Act। सीधा सीधा क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें हमने क्या लिखना भला, जरा लैंग्वेज पे गौर करें। किन सर्कमस्टांसिस में एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड माना जाता है? तो बच्चों इसके जवाब में वो हमने सारी एक्सेप्शंस लिखनी है। जी बिल्कुल, सारी जो एक्सेप्शंस हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो आप अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे यहां से, यहां से, यहां से आप स्टार्ट करेंगे और फिर ये एक्सेप्शन जो है सारी की सारी बीच में आ जाएंगी। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज और टाइम बार डेट और कंप्लीटेड गिफ्ट्स, यहां तक। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी। स्प्रिंग 2008 का क्वेश्चन, Mohsin promised Ehsan that he will pay his university fee. Later, Mohsin suffered losses in his business and refused to pay the fee. Mohsin is of the view that since the agreement was without consideration, it does not constitute a valid contract. However, Ehsan believes that the agreement is enforceable under law as it meets certain other conditions. You are required to narrate the conditions which Ehsan may be referring to। वो कहता है नहीं, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जरा गैस कीजिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस सिचुएशन में बन सकता है? बहुत से क्वेश्चंस देखें इसी एक टॉपिक से आए हुए हैं। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो अगर एहसन साबित कर दे चार शराइत के नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बुनियाद पे ये बना था, हम दोनों के बीच में नियर रिलेशनशिप है, ये रिटर्न भी है और रजिस्टर्ड भी है। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल साबित कर दी जाएं तो एहसन वो फी की अमाउंट मोहसिन से रिकवर कर सकता है। इसके बाद है जनाब स्प्रिंग 2007 का सवाल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसिडरेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखनी है सेक्शन 2D के मुताबिक। किस किस को याद है सेक्शन 2D के मुताबिक कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, और वो पूरी डेफिनेशन। दूसरा हिस्सा इस सवाल का, what is the difference between an agreement without consideration and agreement having inadequate consideration? तो विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट void है, जबकि एग्रीमेंट having inadequate consideration वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिलेवेंट पेज भी दिखा दिया। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन void एग्रीमेंट, जबकि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो कोई बात नहीं, ये एक परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
इसके बाद स्प्रिंग 2005 का क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिस्कस ब्रीफली वेदर अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट इज legally valid and enforceable. Come on, give the answer. क्या promise to pay time bar debt valid और enforceable होते हैं? जी बिल्कुल, गुड, शाबाश। तो आंसर है yes, but if conditions are fulfilled, और वो conditions कौन सी हैं कि अगर डेटर इसे लिख दे, मतलब ये रिटर्न फॉर्म में हो एंड साइंड, और वो जो नीचे वाला पॉइंट था टाइम बार डेट वाला, दो बुक के अंदर दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो दोनों इसके आंसर में लिखने हैं। इसके बाद है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस हैं, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन, और ये वही टॉपिक है जो अभी हमने अपने कल के लेक्चर तक खत्म किया है। गैस कीजिए, वो हमने पढ़ा था लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल डिक्लेयर की गई हैं। तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया कि ये क्वेश्चन कहां से बन के आया। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन जी। स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन है, मिस्टर साद agreed to pay rupees 500,000 to Hafsa if she delivered a judgment in his favor in a suit. ये जज है जी, मिस हफ्सा जज हैं, और मिस हफ्सा को कहा गया कि 5 लाख रुपया आपको अदा किया जाएगा अगर आप जजमेंट मिस्टर साद की फेवर में दे दें। मिस्टर साद ने 5 लाख रुपए देने का एग्रीमेंट कर लिया। Hafsa gives the judgment in Saad's favor, but he later refuses to pay any money. देखे कितना चालाक निकला साद। हफ्सा ने जजमेंट तो इसकी फेवर में कर दी है, लेकिन साद ने वो 5 लाख रुपए नहीं दिए। In this situation, can Hafsa claim the amount? Come on, students. Which is the correct option? Very good. Option D. No, because the agreement was void due to unlawful activity, unlawful consideration, unlawful object. Guess कीजिए कहां से ये exactly ये क्वेश्चन बन के आया है। Agreement opposed to public policy. If you remember, we discussed in detail in the previous lecture, agreement opposed to public policy का मतलब भी बताया था कि वो एग्रीमेंट जिसकी बेसिस जो है वो करप्शन हो, इनजस्टिस हो। तो यहां भी देखे ना, इनजस्टिस है, करप्शन पे मबनी ये एग्रीमेंट था, लिहाजा ये इलीगल है, वॉइड है, अनलॉफुल है। स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन, एक केस स्टडी, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। Naeem was treasury manager in Raheel Associates. Naeem robbed rupees 1 lakh cash for the business. Raheel, the owner of the business, instituted legal proceedings against Naeem. Naeem agreed to return the cash, and Raheel agreed to withdraw the proceedings against him. Naeem fulfilled his part of the promise. Under the provisions of the Contract Act, explain whether Raheel is bound to withdraw the proceedings against him. G students, come on, your memory test.
कहां से ये क्वेश्चन बन के आया भला? अभी कल ही की बात है, हमने डिस्कशन की थी और इसी किस्म की एग्जांपल मैंने कल आपको क्लास में कोट की थी, बिल्कुल इससे मिलती जुलती। तो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी से ये क्वेश्चन बन के आया है, यानी वो एग्रीमेंट के जिसकी बुनियाद इनजस्टिस पे मबनी हो, करप्शन पे मबनी हो। तो यहाँ पे देखे ना, इनजस्टिस है। अगर नईम को उसके किए की सजा नहीं मिलेगी तो मुआशरे में इंसाफ कैसे कायम हो सकता है? सो दिस एग्रीमेंट वाज बेस्ड ऑन इनजस्टिस। सो आप इसके जवाब में लिखेंगे कि दिस एग्रीमेंट इज opposed to public policy, and every agreement opposed to public policy is unlawful, and every unlawful illegal agreement is void. तो इसके आंसर को इस तरह हम डिजाइन करेंगे जी। Did you get the point जनाब? जरा बता दीजिए मुझे। इसी किस्म की एग्जांपल मैंने कल क्लास के दौरान कोट की थी आपको। जे गुड, शाबाश। इसके बाद स्प्रिंग 2010 का क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? तो इस पहले हिस्से में हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन बयान करनी है और ऑलरेडी एक लेक्चर में हमने एग्रीमेंट को डिफाइन कर रखा है। दोबारा बता देता हूं, सेक्शन 2E of the Contract Act defines the word agreement. Every promise or every set of promises forming the consideration for each other. जरा दोबारा देख लीजिएगा बुक में जाके वो वाली डेफिनेशन प्रॉपरली। तो वो सेक्शन 2E वाली डेफिनेशन यहां पे हमने लिखनी है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन है, when is an agreement considered to be void? State the circumstances under which the object of an agreement is considered to be void. ये है जी आपका आंसर, ये circumstances where object or consideration is unlawful। तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहां तक लिखने हैं, ठीक है जी। ऑटम 2008 का क्वेश्चन है, आसिफ stole cash and merchandise from the ABC store। आसिफ ने कैश चुराया, कुछ चीजें चुराई, मर्चेंडाइज कुछ गुड्स चुराई एबीसी स्टोर से। बासित जो कि मालिक है स्टोर का, उसने आसिफ के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। अच्छा, आसिफ ने किसी तरह राब्ता किया बासित से और उसे ऑफर दी कि वो स्टोलन कैश और मर्चेंडाइज उसे वापस कर देगा अगर बासित अपने मुकदमे से विड्रॉ हो जाए। बासित ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब रिक्वायरमेंट है, इज इट अ वैलिड एग्रीमेंट? जी कमन स्टूडेंट्स, गिव योर आंसर्स। क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट है? और अगर नहीं है तो लीगल प्रोविजन कौन सी कोट करेंगे भला हम? पहले तो आपकी ये जवाब होना चाहिए कि नो, इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। तो यहां से हमने शुरू करना है और लीगल प्रोविजन कौन सी कोट करनी है कि ये एक इलीगल एग्रीमेंट है बिकॉज ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और जो भी एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है वो इलीगल एग्रीमेंट है, अल्टीमेटली वॉइड है। नेक्स्ट पोर्शन जी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में से कुछ क्वेश्चन। हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का टॉपिक भी पढ़ा था इस चैप्टर में। ऑटम 19 का एक क्वेश्चन है, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियोज अंडर द
provisions of the Contract Act. जरा केस स्टडी सुनिएगा गौर से। शुएब जिसकी उम्र 15 साल है, वो एक बिलियनियर बिजनेसमैन इजाज का बेटा है, और पिछले महीने शुएब अपने अब्बा की जो गाड़ी है 2018 मॉडल BMW, वो एक एग्जीबिशन में ले गया। उस एग्जीबिशन में उसने एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी देखी, जिसको कि खरीदने के लिए उसने एग्रीमेंट कर लिया सेलर के साथ। सेलर ने वो गाड़ी बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया। उसको मालूम था कि ये जरा बड़े बाप का बेटा है। बाद में क्या हुआ, सेलर ने रिक्वेस्ट की उसके अब्बा से कि जी पेमेंट कर दें, या शुएब से रिक्वेस्ट की, लेकिन शुएब ने अदा नहीं की। अब सेलर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है शुएब के अब्बा से, इजाज मुंसिफ से, कि जनाब ये आपका लफ्ते जिगर गाड़ी लेके आया है, तो पेमेंट कर दें, आप बड़े बंदे हैं, अमीर हैं। तो अब रिक्वायरमेंट देखिए, डिस्कस whether the seller would succeed in recovering the payment from शुएब और इजाज। जी स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं, कम ऑन। बिल्कुल ठीक जनाब, ये नहीं रकम ले पाएगा। और लीगल प्रोविजन कौन सी कोर्ट करेंगे भला? क्योंकि शुएब जिसकी उम्र 15 साल है वो माइनर है, और माइनर का बनाया हुआ एग्रीमेंट वाइड होता है, और वाइड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्प्रिंग 2017 का एक क्वेश्चन है जी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Describe the circumstances in which a person may not be able to enter into a contract despite meeting the above conditions. So in fact देखिए उसने ना पूरी डेफिनेशन ही कर दी है कॉम्पिटेंट पर्सन की, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ये बता रहा है एग्जामिनर कि एक बंदे में ये सिफात हैं, मतलब उसकी एज ऑफ मेजोरिटी भी है, वो साउंड माइंड भी है, लेकिन उसके बावजूद भला वो क्यों, किस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अहल नहीं हो सकता। तो डिसक्वालिफाइड पर्सन का टॉपिक जरा माइंड में लेके आए। हमने एक लिस्ट पढ़ी थी डिसक्वालिफाइड पर्सन की, तो देखे ना वो साउंड माइंड भी होते हैं, वो एज ऑफ मेजोरिटी वाले भी होते हैं, लेकिन लॉ ने उनको डिसक्वालीफाई किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से, तो वो अहल नहीं है। ठीक है जनाब, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ, इन ऑप्शंस में देखिए कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। साउंड माइंड की डेफिनेशन आपको माइंड में लाना पड़ेगी, साउंड माइंड की, साउंड माइंड पर्सन की डेफिनेशन। तो साउंड माइंड की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो ये बी पॉइंट है, ये वाला साउंड माइंड की डेफिनेशन। ही इज capable of understanding the contract and forming a rational judgment as to its effect upon his interest। Exactly यही वाले अल्फाज हमने साउंड माइंड के डेफिनेशन में पढ़े थे। सो ये है जी हमारी डिस्कशन पास्ट पेपर्स की। एनी क्वेश्चंस जी? सर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, एक सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस? वेरी गुड।
क्लियर क्लियर क्लियर, समझ आ गई? वेरी गुड, ये ठीक हो गया। कल फिर इंशाल्लाह अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, सी यू।